हेलो डियर फ्रेंड्स। सो फाइनली बहुत बहुत आभार है आप सभी का एंड थैंक यू सो मच फॉर योर कंटिन्यूड लव एंड सपोर्ट। प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में आज बात करने वाले हैं। एयरफोर्स का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। आई मीन 18 जुलाई से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। ये सबसे पहले मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे भी सोते रहेंगे, एक दूसरे पर आरोप लगाते रहेंगे, ये नहीं हुआ सर, मैं इसलिए पास नहीं हो पाया। ऑलवेज ऑलवेज यू आर मेकिंग एक्सक्यूजेस, ऑलवेज यू मेक एक्सक्यूजेस। कभी आप एक्सेप्ट नहीं करते हो अपनी गलती। अभी बहुत सारा समय है, 4 महीने हमारे पास थे, कंप्लीट पूरे 4 महीने हैं। 18 अक्टूबर को पेपर है, पूरे 4 महीने से ज्यादा का 1-2 दिन और हमें पूरा मिल रहा है। सिलेक्शन चाहिए तो कैसे पढ़ना होगा, और 2025 से अग्निवीर स्कीम रद्द होगी, ये बात बिल्कुल कंफर्म है। 17 से 18 जून को बहुत बड़ी मीटिंग है। प्रधानमंत्री जी की रिलीवेंट जो डिपार्टमेंट है उनके साथ में, ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के डिपार्टमेंट्स हैं और अधिकारी उनके साथ में, उसमें कोई डाउट नहीं है कि अगले 1 साल में, मैंने पहले ही आपको बताया था, बहुत बदलाव हो चुके होंगे। 2025 के एंड तक आते आते आपको रिग्रेट होगा कि मैंने पढ़ाई क्यों नहीं की, क्यों मैं अग्निवीर में सेलेक्ट नहीं हुआ जब सिलेक्शन लेना इतना आसान था। और बाद में आपको रियलाइज होगा कि यार कितनी बड़ी गलती हो जाती है। केवल आपको बस आरोप लगाने हैं। अरे मेरे पर, मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलने से क्या होगा भाई? तुम मेरे बारे में कुछ भी बोलते रहो। 8 साल 10 साल पहले भी बेवकूफों में पढ़ा रहा था और आगे भी पढ़ाऊंगा। कुछ नहीं होने वाला है। उन लोगों की बात कर रहा हूं जो कुछ बेशर्म यहां बैठे हुए हैं, जिन्हें कोई मतलब नहीं है केवल टीचरों को गाली देना, अपनी कमियों को छुपाना, और नकारा लोग हैं जो काम करना नहीं चाहते हैं। लास्ट 4 मंथ का समय बचा हुआ है। कैसे पढ़ना होगा, सिलेक्शन चाहिए तो कैसे स्ट्रेटजी बनानी होगी, बहुत ही रिलीवेंट कंटेंट के साथ। प्लीज वीडियो को स्किप मत करिएगा। आपका ये वीडियो देखना बहुत मीनिंगफुल होगा, सार्थक होगा, इफ यू आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द एग्जामिनेशन ऑफ इनटेक 02 2025 एयरफोर्स का जो एग्जाम होने वाला है। यार आप वो एग्जाम देने जा रहे हैं तो प्लीज ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। एक बार इसको ध्यान से देखिएगा। धीरे धीरे हम आगे चलते हैं। सबसे पहले कुछ बातें जिनके ऊपर पहले मैं बात करने वाला हूँ कि भाई गलती कहाँ होती है, हम लोग क्या गलती कर रहे होते हैं जिससे सिलेक्शन नहीं होता, और लास्ट के 1 महीने में हम लोगों पर दबाव बढ़ चुका होता है और उस समय हम कुछ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो मैं ये क्यों नहीं आ रहा है, सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा। ये पेन क्यों नहीं आ रहा है? सबसे पहले हम बात करेंगे प्यारे बच्चे, फॉर्म एक्यूरेटली फिल करना होगा। बहुत सारे बच्चे जिनकी तैयारी अच्छी होती है लेकिन फॉर्म को फिल नहीं कर पाते हैं, और उसका एक रीजन होता है। उसका क्या होता है? उसका एक रीजन होता है कि फॉर्म में वो गलती कर बैठते हैं। फॉर्म में क्या कर बैठते हैं? वो गलती कर बैठते हैं, और इसीलिए फॉर्म एक्यूरेटली भरना बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर्म को सही भरना बहुत ज्यादा जरूरी है, याद रखिएगा इस बात का। यार फॉर्म सही नहीं भरा तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, और इसलिए मैं बार बार आपसे ये बात यहां बोलने जा रहा हूं कि फॉर्म बिल्कुल एक्यूरेटली भरना बहुत जरूरी है। सबसे पहले फॉर्म को एक्यूरेटली बिल्कुल तरीके से भरना होगा। कैसे फॉर्म भरना होगा ये भी मैं आपको बता दूंगा। क्या क्या मेन चीजें, क्या क्या जरूरी चीजें फॉर्म भरने के लिए। 8 जुलाई से फॉर्म भरा जाना है, क्योंकि अगर फॉर्म ही सही नहीं भरा गया, बहुत सारे ऐसे एस्पायरेंट जो फॉर्म, तैयारी बहुत अच्छी होती है लेकिन फॉर्म में कुछ गलती कर देते हैं भरते समय, या साइबर कैफे वाले के ऊपर पूरी तरीके से जिम्मेवारी छोड़ देते हैं कि तुम्हें भरना है, वो गलत चलत चीजें अपलोड कर देता है और बाद में फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो प्लीज यू हैव टू गो अ वेरी डायरेक्शनल। ठीक है, हमें दिशाहीन तैयारी नहीं करनी है। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये आज ही डिसाइड कर लो, भले 8 जुलाई से फॉर्म भरे जा रहे हैं, प्लीज ये जरूर डिसाइड कर लेना कि एक्स करना है कि बाई की तैयारी करनी है। बहुत बड़ी बेवकूफी, हमें पता नहीं चलता कि सर मैं एक्स करूं कि बाई करूं, और इसी में 2 से 3 महीने वेस्ट हो जाते हैं प्यारे बच्चे। और बाद में समझ में आता है ना तो एक्स का सिलेबस बहुत अच्छे से हो पाया, ना बाई का हो पाया, और लास्ट में फिर आप डिसाइड करते हो 1 महीने में कि चलो यार अब बाई पर फोकस करना है, और वो पूरा कचरा वेस्ट हो जाता है। जितना कुछ पढ़ा सब कुछ वेस्ट हो चुका होता है। प्लीज यदि आपका दोनों पर कमांड है, एक्स और वाई पर, तो अनडाउटेडली आप दोनों को चूज कर लीजिए, कोई बुराई नहीं है। लेकिन थोड़ा सा भी डाउट है, 10% भी आपको डाउट है कि सर मेरा एक्स उतना अच्छा नहीं है,
बाई अच्छा है तो प्लीज आप बाई को फोकस करिए, और यदि आप एक्स अच्छा है तो प्लीज एक्स को फोकस करिए। एक्स और बाई को मिला के 7 सब्जेक्ट होते हैं, 6 से 7, और एक्स में केवल 3 है, बाई में केवल 3 है, 2 हैं। तो प्लीज इस बात को डिसाइड करिएगा कि एक्स की तैयारी करनी है कि बाई की तैयारी करनी है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, 4 महीने बचे हुए हैं अब से, बहुत समय नहीं है, ये मत सोचिएगा। नए एस्पायरेंट्स के लिए जो पहली बार एग्जाम दे रहा है, बिना किसी चीज के प्रॉपर प्लानिंग के और प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के कभी कुछ हुआ है आज तक? यदि मैं आज ये नहीं सोचता कि ये वीडियो बनाना है, कल मैं इसकी प्लानिंग नहीं करता, मैं कल शाम को ही कर चुका था कि भाई आज मुझे इस वीडियो को अपलोड करना है, बच्चों को बताना है। किसी काम में सफल होने के लिए प्लीज भाई प्लानिंग और टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। दीज आर द की पॉइंट्स टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ। बहुत सिंपल सा तरीका है, बिना प्लानिंग किए और बिना टाइम मैनेजमेंट में चैलेंज कर सकता हूं कोई कहीं भी, छोटी से छोटी सफलता में भी वो, मतलब किसी भी एग्जाम हो चाहे कोई भी हो, वो सफल नहीं हो सकता। किसी भी चीज के लिए प्लानिंग करना और टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अभी अगले 2 महीने फालतू के वीडियोस देखते रहोगे, वेस्ट करते रहोगे समय को, और लास्ट में 1 महीना बचेगा, फिर कहोगे सर अब क्या करूं, 1 महीने में तैयारी हो नहीं पाई, अब दबाव में आ गया हूं। सबसे पहले सिलेबस को ऑफिशियल वेबसाइट से निकाल लीजिए, और जो आपकी पढ़ने की टेबल है, स्टडी टेबल बेटा, उसके आगे लगा लो। उस स्टडी टेबल के आगे लगा लो। कुछ बेवकूफ यहां भी आएंगे कमेंट करने के लिए, और एक दूसरे पर आरोप, मेरे पर आरोप लगाएंगे। कुछ नहीं होने वाला है, फिर रिपीट कर रहा हूं, अपनी जिंदगी के साथ आप खेल रहे हो और बर्बाद कर रहे हो बहुत बड़ी तरीके से। सिलेबस को स्टडी टेबल के आगे, स्टडी टेबल के आगे लगा लो भाई, ठीक है ना। जब भी आप पढ़ रहे हो, स्टडी टेबल पर जा रहे हो, आपके सामने सिलेबस होना चाहिए, जिससे आपको यह ध्यान हो सके, डायरेक्शनल पढ़ाई हो सके कि मुझे रिलीवेंट क्या पढ़ना है। अभी 4 महीने हैं, हमें सभी सब्जेक्ट जितने भी उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा। जितने सब्जेक्ट हैं उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे अगले 4 महीने में, और उसके बाद रिवीजन शुरुआत करना पड़ेगा 1 महीने बाद ही। जैसे जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, हमें रिवीजन इज द मास्टर की। मैं 1000 बार ये बात बोल चुका हूं। जो एग्जाम निकालते हैं उन्हें पूछ लीजिए कि मॉक टेस्ट का या रिवीजन करने का कितना महत्व है। इस गलती को मत कर देना, मॉक टेस्ट को लास्ट के लिए मत छोड़ना, बस यही सबसे बड़ी गलती होती है। हम सोचते हैं कि मैं मॉक टेस्ट कैसे लगाऊंगा, अभी तो मुझे सिलेबस ही नहीं हुआ है। अरे सिलेबस तो भैया आज 4 महीने नहीं, 4 साल में भी नहीं होता। यह समय आपको 4 साल दे दिया जाए तो आप 3.5 साल तो पढ़ोगे ही नहीं। 6 महीने पहले सोचोगे चलो अब तैयारी कर ली जाए, और उसके बाद भी सिलेबस नहीं होना है। तो यह मानव की प्रवृत्ति है, इंसानों की प्रवृत्ति है। भैया मॉक टेस्ट याद रखना, इसको लास्ट के लिए मत छोड़ना। मैं ये कहना चाहता हूं कि तुम ये सोच रहे हो कि लास्ट के 15 दिन मॉक टेस्ट लगा लूंगा और बस काम चल जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। कुछ ऐसे ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं जिन्होंने आज तक कहीं कोचिंग नहीं ली, जिन्होंने आज तक कंसेप्ट को भी मॉक टेस्ट से ही क्लियर कर लिया। सारे सब्जेक्ट के जो कंसेप्ट थे उनको भी मॉक टेस्ट लगा लगा के कंसेप्ट क्लियर कर लिया और एग्जाम निकाल दिया और ज्वाइनिंग ले ली। एक मॉक टेस्ट का कितना महत्व है, ये कभी नया तैयारी करने वाला बच्चा नहीं समझ पाएगा। आप उस बच्चे से पूछिए जिसने 1-2 बार एग्जाम निकाला है कि भैया रिवीजन और मॉक टेस्ट का कितना बड़ा रोल है, ये बता दीजिए। पढ़ते तो सब हैं, अनलिमिटेड नहीं पढ़ना है, बहुत लिमिटेड सिलेबस है। उसी को कितनी बार आप रिवाइज करते हो और मॉक टेस्ट कितने रिलीवेंट लगा रहे हो। खाली मॉक टेस्ट भी लगाने नहीं हैं, कैसे लगाने वो मैं आगे बताऊंगा। वीडियो को स्किप मत करना, और कहां से लगाने हैं ये भी बताऊंगा। ये बहुत बड़ी चीज आपको पहले ही बोल रहा हूं। अब हम बढ़ते हैं आगे। ये सब आप जानते हो कि एक्स ग्रुप का सिलेबस क्या है, बाई ग्रुप का सिलेबस क्या है, मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं, ठीक है ना। मुझे सब कुछ पता है कि सर एक्स ग्रुप में जो इंग्लिश आ रही है, इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल है। इट इज प्रूव्ड टू बी अ बून फॉर बोथ एक्स एंड बाई ग्रुप। इंग्लिश बहुत ऐसा रोल है, इंपोर्टेंट रोल प्ले करेगा। 20 मार्क्स की इंग्लिश आएगी एक्स ग्रुप में भी और बाई ग्रुप में भी। एक्स ग्रुप में जो फिजिक्स आएगी वो 25 मार्क्स की आएगी, और जो मैथ आ रहा है वो भी 25 मार्क्स का आ रहा है। मैथ भी कितने का आ रहा है? 25 मार्क्स का।
ये आपको एवरेज में बता दूंगा कितना बनाकर चलना पड़ेगा, ये समझ लीजिए आप कि मैथ में आपको कितने नंबर लाने हैं, फिजिक्स में कितने लाने हैं, और सेक्शनल कट ऑफ को भी क्लियर करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए। बाई ग्रुप में हमें पता होता है एक रागा होता है, रागा में क्या क्या होता है वो बता दूंगा। रीजनिंग, एक रीजनिंग होता है आपको पता होगा, एक जीएस होता है जनरल अवेयरनेस, और एक मैथ होता है, ठीक है ना। और इंग्लिश में भी कितना है, बाई ग्रुप में भी 20 मार्क्स की इंग्लिश आ रही है, नेगेटिव मार्किंग है। सो प्लीज तुक्के नहीं मारना है, तुक्के नहीं मारने। कुछ बच्चों को शायद लगता है कि मैं तुक्के मारूंगा और सेलेक्ट हो जाऊंगा, ये बहुत बड़ी गलत फहमी और प्लस के एक मिसकंसेप्शन है। ऐसा कभी नहीं होता है कि आप तुक्के से सेलेक्ट हो जाएं। हाँ, अब मेन बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। मुझे पता है कि एक्स ग्रुप 70 मार्क्स का पेपर होगा। कट ऑफ भले पिछली बार 22 नंबर गई, लेकिन फाइनल कट ऑफ बहुत बढ़ गई, 36 पर पहुंच गए। इसका मतलब इंग्लिश में तीन मेन चीजें हैं। ग्रामर के क्वेश्चन 11 से 12 मार्क्स एक्यूरेटली आपको नहीं पता है तो पूरे 20 मार्क्स में से। वोकेबलरी आप छोड़ नहीं सकते, 4 से 5 मार्क्स की वोकेबलरी आपको देखने को मिलेगी। और पैसेज की मैं बात करूं तो प्यारे बच्चे 3 से 4 मार्क्स का पैसेज, 3 से 4 मार्क्स का पैसेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश के सिलेबस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, इंग्लिश के सिलेबस की बात कर रहा हूं। ग्रामर 11 से 12 मार्क्स, वोकेबलरी 4 से 5 मार्क्स, पैसेज को 3 से 4 मार्क्स। तीनों चीजों में से किसी को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। यदि मैं रागा की बात करूं, बाई ग्रुप में नॉन टेक्निकल में रागा की बात करूं तो रीजनिंग आती है, नॉन टेक्निकल मैथ आता है, और जीएस या जनरल अवेयरनेस आती है। यदि मैं रीजनिंग की बात करूं तो 14 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के, 14 से 15 क्वेश्चन रीजनिंग के, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। मैथ की बात करूं तो 7 से 8 मार्क्स होते हैं, और या जीएस जीए की बात करूं तो 6 से 7 मार्क्स होते हैं। या जनरल अवेयरनेस या जीएस की बात करता हूं तो 6 से 7 मार्क्स होते हैं। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट बात हो रहा है, सर फिजिक्स और मैथ ये बहुत टफ आ रहे होते हैं, हर बार सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं होता है। फिजिक्स और मैथ बेस्ट रहेगा यदि आप एनसीईआरटी को फॉलो करें, बहुत बेस्ट रहेगा यदि आप प्लीज एनसीईआरटी को फॉलो करें, बहुत बेस्ट रहेगा। मैं स्पेशल दो की बात बता रहा हूं बस, फिजिक्स और मैथ की बात करूं तो प्लीज एनसीईआरटी बहुत बेस्ट रहेगा, बहुत बेस्ट रहेगा एनसीईआरटी। इस पर फोकस कर दीजिएगा, आर डी शर्मा और एनसीईआरटी। यहां यह समझना जरूरी है कि इंग्लिश में ग्रामर वोकेबलरी पैसेज तीनों को पढ़ना होगा, और रीजनिंग में रीजनिंग मैथ और जीएस रागा में आप तीनों में से किसी को छोड़ रहे हो, यह बहुत बड़ी गलती है। आप दूर होते जा रहे हो सिलेक्शन से, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंग्लिश का रोल बहुत ज्यादा बड़ा है। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक्स और बाई ग्रुप में सिलेक्शन लेने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। 20 मार्क्स का वेटेज है, 20 मार्क्स कवर कर रहा है, और इजिली इंग्लिश में 15-16 नंबर इजिली लाए जा सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन से इससे भी ज्यादा नंबर आ जाते हैं, बच्चों के 20 से भी ऊपर निकल जाते हैं। नॉर्मलाइजेशन में आपकी जो कट ऑफ बनेगी वो नॉर्मलाइजेशन के आधार पर ही बनेगी। मैंने आपको कई वीडियो में ये बता दिया है कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है और कैसे अप्लाई होता है। यदि आपको नहीं पता है तो प्लीज आप वीडियो जाकर देखिएगा, अदरवाइज मैं दोबारा से आपको इसके बारे में एक बार बता दूंगा, ठीक है ना। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? आई होप आपको ये सब क्लियर हो रहा होगा कि हमें क्या क्या चीज कैसे कैसे पढ़नी होगी। आगे हम बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर मॉक टेस्ट कैसे लगाने होंगे, मॉक टेस्ट पर कैसे फोकस करना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं, भाई केवल मॉक टेस्ट लगाने नहीं हैं, खाली मॉक टेस्ट लगाने से कुछ नहीं होगा। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि डेली 1 या 2 मॉक टेस्ट, कंप्लीट मॉक टेस्ट आपको लगाना ही होगा। जैसे ही 1 महीने के बाद आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, मैं आपको बहुत बेहतरीन मॉक टेस्ट प्रोवाइड करूंगा। लाइव क्लासेस चलेंगे, कम से कम 100 से 150 मॉक टेस्ट मैं लेकर आ रहा हूं एक्स और बाई ग्रुप के लिए, और सारे फैकल्टी मेरे यहां प्रॉपरली मॉक टेस्ट आपको कराएगी, याद रखिएगा। डेली 1 या 2 मॉक टेस्ट आपको करने ही पड़ेंगे। मॉक टेस्ट से सबसे जरूरी क्या है सर, डर खत्म हो जाता है, टाइम मैनेज कैसे करना है वो समझ में आता है। जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, एक्यूरेसी बढ़ जाती है, कितने टाइम में कितने क्वेश्चंस हम कर पा रहे हैं ये पता चल पाता है। कितना भी पढ़ लो, जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे, आई कैन गारंटी यू, आई कैन चैलेंज, आप ये कभी नहीं समझ पाओगे कि पेपर में जाके मुझे टाइम कैसे मैनेज कर पाऊंगा। और मॉक टेस्ट लगाने के बाद प्लीज उसे कंप्लीट सॉल्व करें। खाली मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपके नंबर 5 आ गए, उससे कुछ नहीं होगा। उसका सॉल्यूशन देखें, उसमें जो कंसेप्ट है, जो की पॉइंट्स हैं, उनको अपने रफ कॉपी फेयर कॉपी में नोट डाउन करिए प्लीज।
सबसे बड़ी गलती जो बच्चा करता है, मॉक टेस्ट लगा लिया, इंग्लिश का मॉक टेस्ट लगाया, 20 में से 5 नंबर आए। अरे जो 15 नंबर गलत हुए उसमें ऐसी कौन सी चीजें थी जो मुझे नहीं आती थी, और कौन सी ऐसी चीजें थी पूरे मॉक टेस्ट में जो मुझे फेयर कॉपी में नोट डाउन करने के लायक थी। वोकेबलरी को नोट डाउन करिए, कोई नया कंसेप्ट है उसको नोट डाउन करिए, किसी भी तरह का कोई ग्रामेटिकली कंसेप्ट है उसको नोट डाउन करिए। और फिर क्या फायदा हुआ मॉक टेस्ट लगाने का, जब उससे आपने कुछ सीखा ही नहीं। तो जो भी मॉक टेस्ट आप नया लगा रहे हो, उससे जो नया कंसेप्ट निकल के आता है उसे अपनी नोटबुक में लिख लीजिए प्लीज। मॉक टेस्ट को बहुत प्रॉपरली लगाना होगा, और मॉक टेस्ट से आपको जब लगातार आप 1 महीने लगाओगे तो आपको उसका महत्व तो समझ में आएगा। टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। टाइम कैसे मैनेज करना है सर, पहले मुझे समय पता ही नहीं चलता था। जब पहला मॉक टेस्ट लगाया तो रागा के क्वेश्चन सर 20 ही सॉल्व हो पाए। आपको जानकर आश्चर्य होगा, मैं यहाँ बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले यूट्यूब पर तुम जब पेपर देने जाओगे तो 2 चीजों में इतनी दिक्कत होने वाली है कि टाइम मैनेज नहीं होगा। एक तो याद रखना, रागा में 25 मिनट मिलते हैं 30 क्वेश्चनों के लिए। 25 मिनट मिलते हैं भैया 30 क्वेश्चनों के लिए, पता भी नहीं चलेगा कहां 25 मिनट निकल गए। 1 मिनट का समय भी नहीं है, 40 सेकंड के आसपास आपको एक क्वेश्चन के लिए मिलेंगे। सबसे ज्यादा दिक्कत जो बच्चों को हुई वो रागा में टाइम मैनेजमेंट में हुई। पिछली बार आप कमेंट पढ़ लीजिए, पिछली बार के पेपर का रिव्यू के कमेंट पढ़ लीजिए, बच्चे एक ही बात कहेंगे कि सर मैं तो टाइम मैनेज ही नहीं कर पाया, क्या करूं, पता ही नहीं चला समय कहां निकल गया, केवल रागा के 20 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाया। इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि 20 क्वेश्चनों के लिए 20 मिनट का समय मिल रहा है, और वो भी क्वेश्चन जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व हो। कुछ क्वेश्चन जैसे वोकेबलरी के वो 5 सेकंड में हो रहे हैं, कुछ स्पोर्टिंग एरर के 10 सेकंड में हो रहे हैं। तो याद रखना, इंग्लिश में बहुत एक्स्ट्रा टाइम आपको मिलेगा, लेकिन रागा में दिक्कत होने वाली है, फिजिक्स में बहुत तगड़ी दिक्कत होने वाली है, और मैथ में भी होने वाली है। यदि इनकी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की, आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाए, तो याद रखना पूरे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। 25 मिनट में 25 क्वेश्चन फिजिक्स के मजाक थोड़े हैं भाई। 1 मिनट का क्वेश्चन एक टाइम मिल रहा है, पता भी नहीं चलेगा। थोड़ी सी भी आपकी कमांड क्वेश्चन पर अच्छी नहीं हुई या समझ में नहीं आया तो मॉक टेस्ट से एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट बहुत जल्दी इंप्रूव होगा। और एक ही लास्ट में बात कहूंगा, रिवीजन इज द मास्टर की। अब ये लास्ट नहीं है, रिवीजन इज द मास्टर की, ये आप अच्छे से समझ लीजिएगा प्लीज। बिना रिवीजन के कुछ होने वाला नहीं है। कितना भी पढ़ लो प्लीज, जो भी कुछ पढ़ रहे हो उसका रोजाना रोजाना के आधार पर, कहीं से भी आप पढ़ रहे हो ऑनलाइन ऑफलाइन, आपको रोजाना 2 से 3 बार उसका रिवीजन करना होगा। जो भी चीज आप पढ़ रहे हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो कोई कंसेप्ट हो या कोई याद करने वाली चीज हो, रिवीजन नहीं हुआ तो जो आप पढ़ते जाओगे वो 3-4 महीने बाद पीछे का भूलते जाओगे, और आगे का क्लियर होता जाएगा, और कोई फायदा नहीं होगा उसका आगे। लास्ट चीज बहुत इंपॉर्टेंट, आपको सेक्शनल कट ऑफ को भी क्लियर करना होता है, और ओवरऑल कट ऑफ को भी क्लियर करना होता है। ये आपको शायद पता होगा सारी बातें, ठीक है ना। आपको सेक्शनल कट ऑफ किसे कहते हैं, हर सब्जेक्ट में आपको मिनिमम मार्क्स लाने होते हैं। वो मिनिमम मार्क्स कितने होते हैं मैं आपको बता देता हूं। पिछले 3 इनटेक में कितने हैं वो मार्क्स, पिछले 3 इनटेक में वो मार्क्स कितने रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूं। फिजिक्स में 7 से 8 मार्क्स आपको मिनिमम लाने पड़ेंगे, इससे ज्यादा नहीं गई है पिछले 3 से 4 इनटेक में फिजिक्स की सेक्शनल कट ऑफ। टेक्निकल मैथ की बात करूं तो 8 से लेके 8.5 नंबर, टेक्निकल मैथ की बात करूं तो 8 से लेके 8.5 नंबर। यदि मैं रागा की बात करूं तो 15 मार्क्स, 30 में से 15 मार्क्स। इंग्लिश की बात करूं तो कम से कम आपको 10 नंबर लाने हैं। सेक्शनल कट ऑफ किसे कहते हैं, यदि आपके इतने मार्क्स नहीं आए इन सब्जेक्टों में तो आपको फेल कर दिया जाएगा। किसी भी एक सब्जेक्ट में भी यदि आप फेल हो गए तो ओवरऑल आपको फेल माना जाएगा, भले ही आपके टोटल मार्क्स कट ऑफ से कितने भी ज्यादा हों। आपको हर सब्जेक्ट में पास होना पड़ता है, और पास होने के लिए आपको लगभग इतने मार्क्स चाहिए एक्स और वाई ग्रुप में। फिजिक्स में 7 to 8 मार्क्स, मैथ में 8 to 8.5 मार्क्स, रागा में 15 मार्क्स, और इंग्लिश में 10 मार्क्स। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ। और एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां बात करने वाला हूं, ओवरऑल कट ऑफ। एक आइडिया मैं बता रहा हूं यहां पर, या सचमुच में आप चाहते हैं कि सर फाइनल तक कोई दिक्कत ना हो। इस बार आपने देखा होगा बहुत बच्चे जो ग्रीन कार्ड होल्डर थे,
जिनका सिलेक्शन हो गया था लेकिन फाइनल कट ऑफ इतनी बढ़ गई कि बहुत सारे बच्चे निकल गए। यार बॉयज ध्यान से सुन लीजिए, यदि आप एक्स ग्रुप की तैयारी कर रहे हो तो बॉयज भाई 32 प्लस का टारगेट लेके ही चलना, इससे ऊपर कितना भी हो जाए, और गर्ल्स कम से कम 30 प्लस का लेके चलना। यदि आप चाहते हो फाइनली सिलेक्शन के लिए, यदि आप फाइनल सिलेक्शन चाहते हो तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा, यदि मैं एक्स की बात करूं, एक्स ग्रुप की, तो बॉयज की बात कर रहा हूं 32 प्लस और गर्ल्स की बात कर रहा हूं 30 प्लस। और यदि मैं बाई ग्रुप की बात करूं, नॉन टेक्निकल बाई ग्रुप अदर देन साइंस सब्जेक्ट की बात करूं, तो भाई 35 प्लस का स्कोर लेके चलना पड़ेगा प्लीज बॉयज के लिए। और गर्ल्स की बात करूं तो 33 प्लस का स्कोर लेके चलना पड़ेगा। ये वो स्कोर है जहां पर आपको लास्ट तक कोई भी दबाव, कोई भी टेंशन, कोई भी चीज नहीं होगी, फाइनली आप एनरोल्ड हो जाओगे। इससे कम मार्क्स आप लेके चल रहे हो, बहुत बड़ा रिस्क है, मैं क्लियरली आपको बोल रहा हूं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है लास्ट में क्या कहना है। ये इंपॉर्टेंट नहीं करता, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैटर नहीं करता कि अभी से आपने शुरुआत करी है कि नहीं, ये मैटर करेगा, ये मैटर नहीं करेगा कि आपने भले ही कम शुरुआत करी, आप धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दबाव मत लीजिएगा प्लीज, नो नीड टू बी प्रेशराइज्ड, कोई जरूरत नहीं है प्रेशर फील करने की। इससे ज्यादा समय मुझे नहीं लगता किसी इंटेक में मिला है। पहली बार 4 महीने मिल रहे हैं, और नहीं तो पिछली बार 3 महीने 75 दिन मिले, उससे पहले केवल 2.5 महीने। अब देख लीजिए ना मेरी बातों को मत माने, 2.5 महीने मिले, उससे पहले भी 2.5 महीने और 3 महीने मिले। बहुत समय है, पर्याप्त समय एयरफोर्स जैसे एग्जाम के लिए। मुझे नहीं लगता कि 4 महीने से ज्यादा कोई जरूरत भी है। बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, सीजीएल का एग्जाम नहीं है, यूपीएससी का एग्जाम नहीं है, बहुत ही एक लिमिटेड सिलेबस है। फेज सेकंड के लिए आप परेशान मत होइए, रिटन पर फोकस करिए। अभी से कोई भी मेडिकल की टेंशन नहीं ले, ना कोई जीडी की टेंशन लेगा, उसके लिए हम रेडी हैं, बैठे हुए। सुधीर डिफेंस एकेडमी जिंदाबाद है फेज सेकंड के लिए। लेकिन प्लीज भाई मुझे कमेंट बॉक्स में सभी की हाजिरी चाहिए, कौन कौन रेडी है, कौन कौन इस बार का एग्जाम फोड़ने के लिए तैयार है। प्लीज जेन्युइन कमेंट चाहिए, फालतू की बातें मुझे नहीं चाहिएगा। जिनको चीजें पसंद नहीं आ रही यार, चैनल से आप हट जाओ, मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा फालतू में, और मेरा भी टाइम वेस्ट मत करिएगा। ये उन वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जो इस बार के लिए बहुत सीरियस हैं। किसी भी तरह का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस चैनल को शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, और बहुत जल्दी आपके सामने मैं पूरा सिलेबस और कंप्लीट मॉक टेस्ट लेकर आने वाला हूं। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।